गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10 साइंस का आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में आपने क्लास 9th में चर्चा की होगी। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में आप जानेंगे। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, सिर्फ अवस्था और उसका बाहरी आकार बदलता है और उसमें आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है और उससे ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, वो है भौतिक परिवर्तन। जैसे कि मक्खन का पिघलना। जैसे मक्खन है, बटर है, और आपने उसे किसी गर्म स्थान पे छोड़ दिया तो कुछ टाइम बाद वो पिघल जाता है। जैसे ही आप उसे फ्रीज़ करते हो तो फिर से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो इससे हम ये समझे कि उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है, बल्कि उसकी भौतिक अवस्थाएं चेंज हुई है। यानी ठोस से वो द्रव बना था और द्रव से फिर ठोस अवस्था में वापस आ गया। जैसे हम बर्फ़ का एग्जाम्पल लेते हैं, बर्फ़ का उदाहरण लेते हैं, तो बर्फ़ को हमने बाहर छोड़ा रूम टेम्परेचर पर तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही हम उसे फ्रिज करते हैं तो वो वापस अपनी पुरानी स्टेज में चला जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें पदार्थ की सिर्फ अवस्थाएं बदलती हैं और उनसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो है रासायनिक परिवर्तन, यानी केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में पदार्थ मूल रूप से बदल जाता है, जो उसकी पुरानी अवस्था थी उसमें वापस लौटकर कभी नहीं आ सकता है। उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे लकड़ी का जलना। लकड़ी है और आपने उसे जला दी तो वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है, वो एक राख की फॉर्म में आ गई है और आप वापस उसे लकड़ी वाले स्टेज में वापस नहीं ला सकते हैं। ऐसे ही दूध से दही जब बन जाती है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया की, जैसे उसमें लैक्टोबैसिलस कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस दूध को दही में बदल देते हैं, और वापस हम उस दही को फिर दूध में बदल नहीं सकते हैं। वो टोटली उसके कंपोनेंट में चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें हम देखेंगे अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हम गर्मियों में दूध को खुला छोड़ेंगे तो दूध फट जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। आपको पता है कि जब लोहे को खुले स्थान में, नमी वाले स्थान में छोड़ा जाता है तो उसमें जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, यानी अंगूर का फर्मेंटेशन हो जाता है। भोजन को पकाया जाता है या हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। ये जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं सारे सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। गर्मियों में हम अगर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध दही में बदल जाता है, वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट कर नहीं आ सकता है, पूरी तरह एक नया पदार्थ बन जाता है। लोहे को खुले में छोड़ने पर नमी और वायु के संपर्क में आने पर वह उसमें जंग लग जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो फेरस ऑक्साइड बना लेता है। ऐसे ही जब हम भोजन को पकाते हैं तो वो उसका बिल्कुल फॉर्म उसका चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर, जब हम भोजन को खाते हैं तो हमारा शरीर उसमें बहुत सारी पाचक एंजाइम मिला के उसको डाइजेस्ट कर लेता है। हम वापस उसे उसी फॉर्म में वापस नहीं ले आ सकते हैं।
और जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, तो वो सांस ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, हमारे शरीर में जाती है। वहाँ पे वो हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर हमारे पूरे शरीर में संचरण करती है और वापस हमें फिर वही फॉर्म में नहीं मिल सकती है। तो ये जितने भी परिवर्तन हैं जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है और पदार्थ अपनी पुरानी स्टेज में वापस लौट कर नहीं आता है, ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है और पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में तो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ ही चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई इन क्रियाकलापों से। ये एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करके दिखाया गया है। अगर आप सिंपली एक एग्जांपल लें, सिंपली आप लोहे का एग्जांपल लें तो लोहे में जंग लगना, आपने लोहे का जो संकेत होता है वो होता है Fe। लोहे को जब हम खुले में छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि यहाँ पे उसमें क्या हुए हैं, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया हुई है और उसने एक नया पदार्थ फेरस ऑक्साइड बना लिया है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण का आशय है जब हम किसी अभिक्रिया को उसके संकेतों में लिखते हैं और शब्द समीकरण की सरलतम विधि के द्वारा हम उसे लिखने का प्रयास करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिला और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है मैग्नीशियम, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो जो रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, तथा जो अभिक्रिया, जैसे ये एरो आपको दिख रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये हैं अभिकारक, ये मतलब अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और फिर इसके बाद क्या बन रहा है, वो है उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे हम लोहे की बात करें तो Fe है और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है तो बन जाता है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो है अभिकारक और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है वो है उत्पाद। रासायनिक समीकरण लिखना, इसमें आप समझेंगे कि रासायनिक समीकरणों को हम कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरणों को लिखने के लिए सबसे पहले हमें संकेत मालूम होने चाहिए, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। क्लास 8 में, क्लास 9 में बहुत अच्छे तरीके से आपको संकेतों को दिया गया है, जिसमें आप भली भांति इनसे परिचित होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे यदि आप मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और ऑक्सीजन का संकेत होता है O2। तो इन दोनों को मिला करके क्या बना, जब ये दोनों मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो उसने बना दिया MgO। यानी अभिकारक कौन है इसमें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बना MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह है उत्पाद। तो इस प्रकार हम समीकरणों को लिखते हैं। अब आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण।
यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित, सबसे पहले हम समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि आपके जो उत्पाद हैं, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा C प्लस O2 इक्वल टू CO2, यानी इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन अभिकारक ये हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वो है अभिकारक, और जो बन रहा है वो है उत्पाद। तो जब अभिकारकों और उत्पादों की संख्या बराबर हो जाती है तो तब हम उस समीकरण को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर अभिकारकों की संख्या और उत्पाद की संख्या में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब वो समीकरण गलत है। तो जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास कितने मॉलिक्यूल हैं? एक मॉलिक्यूल है, इसके पास भी एक है। ऑक्सीजन के पास दो हैं और इसके पास भी दो हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल हैं। तो हम मानेंगे कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे आपको एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हाइड्रोजन है प्लस O2। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तब जाके H2O यानी वाटर बनता है। पानी जो बनता है वो कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तब वो क्या बनता है? वाटर बनता है, जल बनता है, H2O जिसका संकेत होता है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये एक बैलेंस रासायनिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अभिकारकों और उत्पादकों की संख्या में अंतर दिखने को मिल रहा है आपको। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं 2 और यहाँ पे भी हैं 2। ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे है ओनली 1 मॉलिक्यूल। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो आपके पास क्लास 10th में एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगा देना पड़ेगा। एक बार मैं इसे क्लियरली समझाती हूँ। H2 प्लस O2 इक्वल टू H2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करें, इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 2 दुना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 4 हो गए। तो फिर हमें यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे 4 लगाना पड़ेगा, यानी 4H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो ये वाली जो समीकरण है वो हमने संतुलित रासायनिक समीकरण ली। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन है 4 दुना, सॉरी यहाँ पे 2 लगेगा, 2 दुना 4, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो इसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे इसमें जो एग्ज़ाम्पल हैं उनको हम देखते रहेंगे। जैसे आपको कुछ अभिक्रियाएँ दी गई हैं यहाँ पे संतुलित करने के लिए, उनको हम करके देखते हैं एक बार। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे इजी वाली उठा लेते हैं, ये वाली डी वाली हम लोग करते हैं, डी वाली। तो इसमें हम देखते हैं,
इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि BA ये है आपके अभिकारक इस साइड, और ये है उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारकों और उत्पादों की संख्या क्या होनी चाहिए, इनमें जो अणुओं की संख्या होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। अब आपने देखा बेरियम है, आप सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा है उसको देखेंगे। SO4 है, SO4 तो 4 ही है ना, इधर भी और इधर भी। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो हम इसे 2 कर देंगे। यहाँ पे हमने इसे 2 कर दिया, 2 कर दिया इसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गया साथ में, और यहाँ पे क्लोरीन कितने 2 होंगे। तो BA कितने हैं, 1 है इस साइड, यहाँ भी 1 है। Cl2 2 हैं, क्लोरीन 2 हैं, यहाँ भी 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ भी 2 हो गए। SO4 और SO4 का ग्रुप 1 है। तो ये हमने बैलेंस कर लिया, बहुत ही आसान होता है। फिर दूसरी वाली यहाँ से देखेंगे NaCl वाली, NaCl प्लस AgNO3 यानी सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखते हैं हम Na सोडियम को देखते हैं, तो सोडियम भी यहाँ पे 1 है, बराबर है। Cl यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है। Ag यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है। NO3 ग्रुप 1 है, यहाँ पे 1 है। तो ये पहले से बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसके जो इसमें संतुलन हो चुका है, हुआ संतुलन हो रखा है। और अब है NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट इक्वल टू सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो इसमें हम देखेंगे सोडियम यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, इधर 2 हैं, तो हम पहले इसे 2 कर देंगे। इसे हमने 2 कर दिया। ठीक है, अब हमने देखना है कि सोडियम तो 2 हो गए, इसके साथ O भी 2 हो गया है और H भी 2 हो गया है। ठीक है, तो हमें इसे 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, 2 हाइड्रोजन इधर है, यानी 4 हाइड्रोजन इधर है, इधर सिर्फ 2 हैं, तो इसे हम 2 कर देंगे, साथ में ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब हम एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं। सोडियम 2 हैं, इधर भी 2 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन ये है, और 4 यहाँ है, यानी 6 ऑक्सीजन है। इधर 4 इसके पास है और 2 ये है, 6 है। ठीक है, H हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ये है, हाइड्रोजन 2 ये हैं, 4 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गए। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। तो ऐसे हमने बैलेंस करना है। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी देखेंगे हम हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ये हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये हैं, यानी इसको हम नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रेट जो ग्रुप है NO3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 2 कर देते हैं। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे 4 हो गए, तो इसको 4 करने के लिए हम 2 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम फिर 1 है। अब देखेंगे हम एक बार फिर से, हाइड्रोजन 2 हैं, 2 एंड 2 4, यहाँ पे भी 4 है। ऑक्सीजन 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 3 दूना 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखेंगे हम कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1, तो ये भी हमारी बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार हमें समीकरणों को बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगी, जहाँ पे नहीं आएगा आपकी अगली वीडियो में मैं आपको इसको भेजूँगी। थैंक यू।